नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कल हम पढ़ रहे थे एंजाइम क्रियाधार संकुल, या इसको जटिल भी कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स, कि भाई एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता कैसे है। जैसे कि हमने इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एंजाइम और जो क्रियाधार होते हैं या अभिकारक होते हैं वो आपस में मिलते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं? एंजाइम क्रियाधार संकुल। लेकिन ये संकुल होता कैसा है? अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। एंजाइम क्रियाधार मिलकर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं, जो कि ये जो संकुल बनता है, जटिल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, वो होता है अस्थायी। अब क्या होगा? अब इस एंजाइम क्रियाधार संकुल जो अस्थायी बना था, इसमें क्या होगा? विखंडन होगा। क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। जब एंजाइम क्रियाधार संकुल में विखंडन होता है तो क्या बनता है? उत्पाद का निर्माण होता है, प्रोडक्ट बनता है। और जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है। उत्पाद बनेगा और एंजाइम क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो ये जब एंजाइम मुक्त हुआ है, अब ये और आपको पता है एंजाइम में क्या होते हैं? सक्रिय स्थल होते हैं, सक्रिय स्थल होते हैं। तो जब एंजाइम उत्पाद इसका जो काम करना था वो हो चुका है, उत्पाद बन चुका है, तो एंजाइम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा इस संकुल से। तो अब ये एंजाइम मुक्त हो गया, तो एंजाइम में हमें पता है सक्रिय स्थल होते हैं, और इन सक्रिय स्थलों पर वापस कोई क्रियाधार आकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है, ये सक्रिय स्थल है, तो अब यहां पर ये क्या हो गया? क्रियाधार है। तो जैसे ही एंजाइम मुक्त हुआ तो सक्रिय स्थल भी क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, और कोई दूसरा क्रियाधार है वो आकर जुड़ सकता है इसके। वापस जब जुड़ेगा तो वापस एंजाइम क्रियाधार संकुल बनेगा, जो कि अस्थायी होगा। फिर वापस इसमें विखंडन होगा, उत्पाद बनेगा, और एंजाइम क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है वो कहलाता है एंजाइम क्रियाधार संकुल कहलाता है। अब हम देखेंगे एंजाइम क्रियाधार संकुल के सिद्धांत। जो हम एंजाइम क्रियाधार संकुल है उसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए यहां पर आपके दो सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहला सिद्धांत है ताला कुंजी सिद्धांत, की एंड लॉक कंसेप्ट, ताला कुंजी सिद्धांत। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ताला होता है उसकी एक अपनी पर्टिकुलर चाबी होती है। जिस प्रकार एक ताला होगा उसकी एक क्या होगी? चाबी होगी। या आप कह सकते हो एक चाबी है, वो एक पर्टिकुलर ताले के लिए ही कार्य कर सकती है। एक चाबी से आप सारे ताले नहीं खोल सकते। तो ताला एक होगा तो कुंजी या जो की है, चाबी है, वो भी क्या होगी? उसकी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चाबी होगी। तो इसी प्रकार जो एंजाइम और क्रियाधार है उसमें भी इसी प्रकार से काम होता है। देखो कैसे कि जिस प्रकार एक ताले के लिए एक विशेष चाबी या कुंजी होती है, उसी प्रकार
एक एंजाइम के सक्रिय स्थल से क्रियाधार जुड़ सकते हैं। और ये जो सिद्धांत दिया था ताला कुंजी सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था एमिल फिशर ने। ये सिद्धांत किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था। कैसे आप देखते हैं, देखो आप ये आपका क्या हो गया? एंजाइम हो गया। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चीज क्या हो गई? सक्रिय स्थल। और ये हो जाएगा आपके क्रियाधार। अब देखिए किस प्रकार ये सक्रिय स्थल से जुड़ेगा। ये देखो ये जुड़ गया, है ना। तो ये संकुल का निर्माण हो रहा है। ये क्या बन जाएगा? एंजाइम क्रियाधार संकुल। ये एक एंजाइम है और ये क्या है? सक्रिय स्थल, ये वाला। तो इस क्रियाधार का आकार, क्रियाधार का जो आकार है वो किसके समान होना चाहिए? सक्रिय स्थल के समान उसका आकार होना चाहिए। यदि सक्रिय स्थल के अनुरूप उसका आकार नहीं होगा, जैसे वही बात आ जाती है कि जो चाबी होती है उसका आकार कैसा होगा? उसका आकार उस लॉक, जो उसका लॉक है, ताला है, उसके अनुसार होगा। उसका जो छिद्र होगा उस छिद्र के अंदर जो फिट होने की जो क्षमता है उसी अनुसार वो क्या होगी? चाबी होगी, तभी वो खुलेगा वो। तो यहां पर भी यही चीज लागू हो रही है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है? ताला कुंजी सिद्धांत। कि जो एंजाइम है उसके सक्रिय स्थल का आकार यदि क्रियाधार के अनुरूप होगा तभी ये जो क्रियाधार है वो क्या होगा? इस सक्रिय स्थल से आकर जुड़ सकता है। देखो तो ये जो इसका आकार है, देखो यहां पर जो आकार है एंजाइम का जो आकार है, और ये जो क्रियाधार के जुड़ने का जो जहां से जुड़ेगा ये क्रियाधार, उसका आकार है वो क्या है? सेम है। वो देखो ये यहां पर आकर क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। ये देखो फिट हो गया इसके अंदर, है ना। तभी तो एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हुआ है। इस प्रकार एंजाइम क्या करेगा? इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब एंजाइम किसके साथ में जुड़ चुका है? क्रियाधार के साथ में जुड़ चुका है। अतः एंजाइम क्रियाधार के साथ जुड़कर अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। तो एंजाइम के सक्रिय स्थल का आकार है वो क्रियाधार के जुड़ने वाले स्थान के क्या होता है? समान होता है, इसलिए वो जुड़ जाता है। मान लीजिए ये एंजाइम है, ये इसका सक्रिय स्थल है, और जो क्रियाधार है वो इस प्रकार है, या उसका आकार आप मान लीजिए इस प्रकार है, ये इस प्रकार है। तो ये क्रियाधार का आकार है, तो ये क्रियाधार इस सक्रिय स्थल से जुड़ पाएगा क्या? नहीं जुड़ पाएगा इस सिद्धांत के अनुसार, ताला कुंजी सिद्धांत के अनुसार। क्यों? क्योंकि इसके सक्रिय स्थल का आकार क्रियाधार के जुड़ने के जहां से जुड़ेगा क्रियाधार उसके अनुरूप नहीं है, है ना। या आप कह सकते हो
इस ताले की ये जो चाबी है ये अलग है, ये ताला और ये चाबी दोनों क्या है, अलग अलग है। इसलिए ये दोनों, जिस प्रकार ताले की और ताले की चाबी अलग होगी तो ताला खुलेगा नहीं, उसी तरीके से इस एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है उसका आकार और क्रियाधार के जुड़ने का जो स्थान है उसका आकार क्या है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। यहां पर क्या हो रहा है कि जिस प्रकार ताले के अंदर चाबी फिट होने का जो स्थान है उसी अनुरूप क्या है, चाबी भी है, यानी क्रियाधार है, ये सक्रिय स्थल है, दोनों का आकार क्या है, एक दूसरे में फिट होने का है। इसलिए ये एंजाइम और क्रियाधार आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जब एंजाइम जुड़ जाएगा क्रियाधार के साथ में तो फिर वो अपना काम करेगा और अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, जिसके कारण अभिक्रिया की जो दर है, गति है, वो बढ़ जाएगी। दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आपके प्रेरित आसंजन सिद्धांत। देखो सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोसलैंड ने किया था। ताला कुंजी सिद्धांत का प्रतिपादन है एमिल फिशर ने किया था और प्रेरित आसंजन सिद्धांत का प्रतिपादन है कोसलैंड ने किया था। अब इस सिद्धांत क्या रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं वो क्या है, दृढ़ नहीं होते। एंजाइम के सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते, यानी मजबूत नहीं होते। यदि क्रियाधार अणु की संरचना के अनुरूप सक्रिय स्थल नहीं है तो एंजाइम के संपर्क में एंजाइम के संपर्क में आते ही कौन, क्रियाधार, एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधार के क्या हो जाते हैं, अनुरूप हो जाते हैं। चूंकि सक्रिय स्थल का आकार क्रियाधारों से प्रेरित रहता है, अतः इस सिद्धांत को क्या कहेंगे, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। अब देखिए क्या होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोसलैंड ने किया था कि इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम सक्रिय स्थल, जो एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं वो क्या नहीं होते, दृढ़ नहीं होते। जबकि ताला कुंजी सिद्धांत क्या बता रहा था, ताला कुंजी सिद्धांत का प्रतिपादन तो यह था कि जो सक्रिय स्थल होते हैं वो क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। तभी तो उसका नाम ताला कुंजी है कि भाई हर एक चाबी एक पर्टिकुलर ताले के लिए ही होती है। उसी प्रकार जो सक्रिय स्थल होते हैं वो दृढ़ होते हैं। तो जैसा आकार सक्रिय स्थल का है उसी आकार के यदि क्रियाधार के अणु हैं तो ही तो वो उसके साथ में क्या हो सकते हैं, फिट बैठ सकते हैं, उसके साथ में क्रिया कर सकते हैं।
अदरवाइज वो नहीं करेंगे, इसीलिए उसका नाम ताला कुंजी है। लेकिन ये सिद्धांत थोड़ा इससे अलग है। ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं, यदि एंजाइम के जो सक्रिय स्थल है वो दृढ़ नहीं होते, वो अपना रूप चेंज कर लेंगे। वो रूप क्या करेंगे, अपना आकार बदल लेंगे। किसके अनुसार बदल लेंगे, किसके अनुरूप कर लेंगे, क्रियाधार अणु के आकार के अनुरूप अपना जो रूप है वो चेंज कर लेंगे। तो ये किसके पूरक हो जाएंगे, क्रियाधारों के अणुओं के पूरक हो जाएंगे। कौन, एंजाइम के सक्रिय स्थल। यदि एंजाइम के सक्रिय स्थल का आकार अलग है, क्रियाधार के अणु का अलग है, तो क्या होंगे कि जैसे ही एंजाइम के संपर्क में आएंगे या जैसे ही एंजाइम क्रियाधार के संपर्क में आएगा तो एंजाइम क्या करेगा, अपने सक्रिय स्थल का आकार ही बदल देगा और किसके अनुरूप कर लेगा, क्रियाधार के अणु के अनुरूप अपना आकार बना लेगा। तो फिर वापस जब आपस में वो जुड़ जाएंगे तो एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हो जाता है। देखो कैसे, चित्र से और ज्यादा हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपके एंजाइम है, ये इसका क्या हो गया, सक्रिय स्थल हो गया। सक्रिय स्थल ये क्या है, मान लीजिए क्रियाधार है, ये क्रियाधार है। अब देखो ये इसके अंदर फिट होगा क्या, इसका सक्रिय स्थल का आकार इस प्रकार का है और ये आपको दिखाई दे रहा है जो क्रियाधार का अणु है उसका आकार क्या है, अलग है। तो ये आपस में क्या होंगे, फिट नहीं हो सकते। किसके, इस सक्रिय स्थल में ये क्रियाधार का अणु आकर यहां पर फिट नहीं बैठेगा। अब हम बात करते हैं, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं वो क्या नहीं होते, दृढ़ नहीं होते। जो चीज मजबूत नहीं होती उसको हम क्या करेंगे, मन मर्जी के हिसाब से उसका रूप चेंज कर सकते हैं। तो सक्रिय स्थल क्या है, दृढ़ नहीं है। तो जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आते हैं तो अब एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम देखेगा कि भाई इसका जो आकार है वो तो मेरे सक्रिय स्थल के अनुरूप है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना रूप चेंज कर लेगा। अपना आकार है, इस सक्रिय स्थल का जो आकार है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जब इसका रूप बदल जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएंगे, अब देखिए हो सकता है ना 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 ये इस प्रकार है ना। तो सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं, क्रियाधार के अनुरूप क्या हो जाते हैं, वो ढल जाते हैं। और जब ये दोनों आपस में अपना रूप चेंज कर लेंगे तो अब ये एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हो जाएगा। एंजाइम क्रियाधार संकुल कहने का मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यदि क्रियाधार का आकार अलग है, एंजाइम के सक्रिय स्थल का आकार अलग है, तो क्या होता है, चूंकि सक्रिय स्थल है वो दृढ़ नहीं होते, मजबूत नहीं होते, तो वो अपना आकार बदल लेते हैं। किसके अनुसार कर लेते हैं, क्रियाधार के अनुसार अपना आकार वो चेंज कर लेते हैं। कब, जब क्रियाधार और एंजाइम में संपर्क होता है। तो जैसे ही संपर्क में आता है एंजाइम और एंजाइम देखता है कि भाई ये फिट नहीं होगा, तो एंजाइम अपने सक्रिय स्थल को बदल लेता है और जब चेंज हो जाता है सक्रिय स्थल तो फिर उसके साथ में आकर क्रियाधार है वो जुड़ सकते हैं। और जब क्रियाधार जुड़ जाएगा तो हमें पता है क्या बन जाएगा, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हो जाता है। देखिए अगला है आपके सक्रियण ऊर्जा में कमी करना। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। सक्रियण ऊर्जा, देखो नाम से कुछ चीज स्पष्ट हो रही है, सक्रिय, सक्रियण,
सक्रिय से ये बन रहा है सक्रियण, कि कोई भी जो अभिक्रिया होगी उसके लिए कुछ ना कुछ, सबसे पहले जो अभिक्रिया स्टार्ट होगी, शुरू होगी, उसके लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी के अभिक्रिया स्टार्ट होगी ही नहीं। ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी की, थोड़ी बहुत ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो किसी भी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो जिस ऊर्जा के द्वारा कोई रासायनिक कोई अभिक्रिया है वो शुरू होती है प्रथम बार, सबसे पहले, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा में कमी करना। हम जानते हैं कि एंजाइम यदि मिला दिया जाता है किसी अभिक्रिया के अंदर, तो वो क्या करता है, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उसकी थोड़ी सी मात्रा भी उत्प्रेरित कर देता है। यानी एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम उस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो एंजाइम, जैसे ये एंजाइम मिलाएंगे तो उस अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम खुद क्या है, एंजाइम तो खुद ही क्या है, एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, वो खुद उत्प्रेरित करेगा अभिक्रिया को शुरू होने के लिए। तो एंजाइम और सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा भी क्या है, अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए होती है, शुरू करने के लिए होती है, और एंजाइम भी क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो एंजाइम की यदि थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए अभिक्रिया के अंदर, तो उसको जल्दी उत्प्रेरित करेगा, और उत्प्रेरित करने के कारण वो अभिक्रिया है वो जल्दी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी, जिसके कारण उस अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब एंजाइम मिलाया जाता है तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब यहां पर आप देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर कि जहां पर जिस अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया नंबर फर्स्ट है, मान लो ये फर्स्ट है और ये अभिक्रिया सेकंड है ना, यहां पर उत्पाद बन रहे हैं। तो आप देखिए यहां पर ये क्रियाधार है, ये यदि यहां पर जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया के अंदर यहां पर क्या है, एंजाइम अनुपस्थित है, यानी इसके अंदर हमने एंजाइम नहीं मिलाया। जब एंजाइम नहीं मिलाया है तो क्या है, सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि, यानी ये अभिक्रिया है कुछ समय स्टार्ट होने के लिए, प्रारंभ होने के लिए इसमें सक्रियण ऊर्जा की जो मात्रा है वो क्या लगेगी, ज्यादा होगी। क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या है, एंजाइम अनुपस्थित है, एंजाइम हमने इसके अंदर डाला नहीं है। जब एंजाइम नहीं इसमें डाला गया है तो ये उत्प्रेरित होने के लिए, शुरू होने के लिए अधिक मात्रा में सक्रियण ऊर्जा इसको चाहिए होता है। तभी तो देखो इसको, तो ग्राफ देखो थोड़ा सा इसका बड़ा बना है, बड़ा बना है ना, ये देखो यहां से लेकर ये ग्राफ बना है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में एंजाइम क्या है, अनुपस्थित है। जैसे ही हमने दूसरी अभिक्रिया की और हमने इसके अंदर क्या है, एंजाइम मिला दिया, तो अब यहां से देखो इसकी जो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी, सक्रियण ऊर्जा घट जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एंजाइम खुद क्या करता है, उत्प्रेरित करता है किसी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए, उसकी दर को बढ़ाने के लिए। तो जैसे ये हमने इसके अंदर
ऐड किया इसके अंदर इस अभिक्रिया में, तो इसकी जो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिस आवश्यक ऊर्जा के द्वारा कोई अभिक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, और एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। देखिए अब अगला है आपके एंजाइमों का नामकरण, के जो एंजाइम के नाम रखे जाते हैं वो किस आधार पर रखे जाते हैं। तो एंजाइमों का नामकरण दो प्रकार से किया जाता है। एंजाइमों का जो नामकरण होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला है क्रियाधारों के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर। ठीक है, एंजाइमों का नामकरण, जो एंजाइमों के नाम रखे जाते हैं वो किस हिसाब से रखे जाते हैं, किसके अनुरूप रखे जाते हैं, तो क्रियाधारों के आधार पर, क्रियाधारों के जो नाम है उनके आधार पर, और रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर। तो पहला हम देखते हैं क्रियाधारों के आधार पर। तो इस प्रकार के नामकरण में एंजाइमों का नाम उस क्रियाधार के नाम के अनुरूप रखा जाता है जिस पर एंजाइम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिस पर एंजाइम क्रिया करते हैं। ठीक है, तो जिस एंजाइम, जिस क्रियाधार पर जो एंजाइम काम करता है या उस पर जुड़ता है, ठीक है, उसी के अनुरूप है उस एंजाइम का नाम रख दिया जाता है। एक चीज और कि इस प्रकार के नामकरण में, इस प्रकार के नामकरण में एंजाइम के अंत में एज प्रत्यय लगाया जाता है, यानी पीछे क्या लगा देते हैं, एज। अब देखो इस ये क्या कह रहा है कि एंजाइमों का नाम उस क्रियाधार के नाम के अनुरूप रखा जाता है जिस पर एंजाइम क्रिया करते हैं, या जिसके सक्रिय स्तर पर जो क्रियाधार जुड़ते हैं उसके अनुसार उस एंजाइम का नाम रख देते हैं। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज ये क्या हो जाएगा, आपके क्रियाधार है सुक्रोज। तो सुक्रोज क्रियाधार है, सुक्रोज क्या है, क्रियाधार पे, इस पर एंजाइम आकर क्या हो जाएगा, सुक्रोज, और कोई एंजाइम है इस पर आकर, जो एंजाइम इस पर काम कर रहा है, जुड़ रहा है इसके साथ में, इसको उत्प्रेरित कर रहा है, तो क्या करेगा, अब सुक्रोज जो एंजाइम इसके साथ में जुड़ा है उस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सुक्रेज। क्यों, क्योंकि लास्ट में हमने क्या पढ़ा है कि जो एंजाइम जिस क्रियाधार के साथ में जाकर जुड़ता है, जिसके साथ ये क्रिया करता है, उस एंजाइम के अंत में उस जो क्रियाधार है उसके नाम के अनुसार उस एंजाइम के अंत में हम क्या लगा देते हैं, एज। तो सुक्रोज पर चूंकि ये जो एंजाइम सुक्रोज पर कार्य कर रहा है, उसके साथ में जो क्रिया कर रहा है, तो उस सुक्रोज के अंत में हम क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे, तो उस एंजाइम का नाम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सुक्रेज। क्या हो जाएगा, सुक्रोज का क्या हो जाएगा, सुक्रेज। तो सुक्रोज तो क्रियाधार है, सुक्रेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके एंजाइम। इसी तरीके से
माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज पर कोई एंजाइम, जो एंजाइम क्रिया करेगा तो उस एंजाइम का नाम हो जाएगा माल्टेज। एज प्रत्यय लग रहा है अंत के अंदर, एज प्रत्यय लग रहा है, तो यहां पर भी देखो सुक्रेज एज प्रत्यय है, माल्टेज एज यहां पर भी क्या है, एज प्रत्यय है। तो एक नामकरण का आधार तो ये हो गया कि क्रियाधारों के आधार पर, तो ये क्रियाधार हैं, क्रियाधार के नाम के अनुसार ही एंजाइम्स के नाम रख दिए जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा चेंजमेंट किया जाता है कि उनके अंत में, एंजाइम के अंत में एज प्रत्यय लगा देते हैं। दूसरा है आपके रासायनिक क्रिया के आधार पर, रासायनिक क्रिया के, रासायनिक क्रिया के आधार पर। पहला तो था क्रियाधारों के नाम के आधार पर, अब है रासायनिक क्रिया के आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार के नामकरण में, इस प्रकार के नामकरण में एंजाइम जिस रासायनिक अभिक्रिया को, जिस रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, उसका नाम उसी रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार रख दिया जाता है। ठीक है ना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया को जो एंजाइम उत्प्रेरित करता है, उस एंजाइम का नाम भी उस रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रिया का नाम होता है, वही नाम उस एंजाइम का रख दिया जाता है। हमने पढ़ा है एंजाइम विशिष्टता, कि हर एक एंजाइम है वो एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया कोई क्या करता है, प्रारंभ करता है या उसको प्रभावित करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया जिस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, उस एंजाइम का नाम उस रासायनिक अभिक्रिया के नाम के अनुसार ही रख दिया जाता है। इसे आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे ऑक्सीडेज, एक कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज आदि, ये क्या नाम है, एंजाइमों के नाम है। क्यों? क्योंकि ये जैसे कार्बोक्सिलीकरण है, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया को या ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जो एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं, उसका नाम उनके अनुरूप ही रख दिया जाता है। तो एंजाइमों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहला आता है आपके ऑक्सीडोरीडक्टेज। तो ऑक्सीडोरीडक्टेज एंजाइम में क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में, इस समूह में वह एंजाइम आते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण व अपचयन करते हैं, अपचयन की क्रिया करते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन की विक्रिया करने वाले इस समूह के अंतर्गत आते हैं। ये क्या करते हैं, इस समूह के एंजाइम, ये एंजाइम क्रियाधारों से इलेक्ट्रॉन हटाकर या हाइड्रोजन आयन जोड़कर
ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना। तो इस समूह में वह एंजाइम आते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया करते हैं। और ये एंजाइम क्या करेंगे, क्रियाधारों में से या तो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे या उनमें हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये H+ क्या है, हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन को या तो जोड़ देंगे क्रियाधारों के साथ में या उनमें से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। तो इस प्रकार ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया करते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा आपके ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज। दूसरा है आपके ट्रांसफेरेजेज। तो देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एंजाइम क्रियाधारों से एक समूह का ही ट्रांसफर यानी स्थानांतरण कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। इसका उदाहरण है ट्रांसफास्फेटेज, ट्रांसफास्फेट। ठीक है। अब देखो क्या है, ट्रांसफेरेजेस के क्रियाधारों से एक समूह का ही स्थानांतरण कर देते हैं। जैसे ये AB है और ये क्या है आपके BC, AB सॉरी A+BC। अब क्या होगा, जब क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, ये AB ये जो ट्रांसफर हो गया, ये A कहाँ आ गया, B कहाँ आ गया, इस A के पास में, और इसका स्थानांतरण हो जाएगा +C। तो ये कहलाता है आपके ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। इस प्रकार के एंजाइम क्रियाधारों से एक समूह का ही क्या कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। तो उस समूह का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ये क्रियाधार है, यहां से एक समूह का स्थानांतरण हो गया। तीसरी है आपके, तीसरे प्रकार के जो एंजाइम हैं वो होते हैं हाइड्रोलेजेस। तो इस वर्ग के एंजाइम क्या करते हैं, इस वर्ग के एंजाइम जल के अणुओं को जोड़ने, जल के अणुओं को जोड़ने या हटाने वाली अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। या जल के जो अणु होते हैं, जल के अणु, जल के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में क्या करते हैं, विखंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और इसका उदाहरण है आपके फ्यूमरेज। क्या उदाहरण है इसका, फ्यूमरेज। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।